बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। रमजान की आमद पर नूरानी लिबास का शानदार सेल 5 फरवरी से 20 फरवरी तक। रेडीमेड ड्रेसेस पर बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। जी हां, आपने सही सुना, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। टेक्सटाइल्स पर 1 मीटर की खरीदारी पर 1 मीटर फ्री। नूरानी लिबास के कुर्ते पजामे, पठानी सूट, टॉप, सदरी, शेरवानी, ब्लेजर्स, बच्चों और बड़ों के लिए नूरानी लिबास 0 साइज से बड़े साइज तक। नूरानी लिबास के कपड़े बाय वन गेट वन फ्री ऑफर सिर्फ नूरानी लिबास, विजयनगर कॉलोनी और टोली चौकी शोरूम पर ही दस्तयाब। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. हमास ने 4 इस्राएली होस्टेजेस की लाशें हवाले की। कहा जिंदा छोड़ना चाहते थे, नेतन्याहू के हुक्म पर IDF ने हलाक कर दिया। सदर इजिप्ट सीसी गाजा पर बातचीत के लिए सऊदी अरब पहुंचे। ट्रंप प्लान के तोड़ पर मंसूबा पेश किया, MBS से मिलेंगे। यूक्रेन पर अमन बातचीत की मेजबानी के लिए ट्रंप ने सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। कहा उम्मीद है जल्द सीज फायर होगा। शेख तमीम ने की खामनाई और पेज़ेशकियान से मुलाकात। ईरानी लीडर्स ने कहा पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। इंडिया में वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन खर्च किए गए। ट्रंप ने किया खुलासा, किसने फायदा उठाया। बीजेपी और कांग्रेस ने ट्रंप के बयान पर एक दूसरे के खिलाफ महाज खोल दिया। सियासी माहौल गर्मा गया। रेखा गुप्ता ने दिल्ली सीएम की हैसियत से लिया हलफ। कैबिनेट में कपिल मिश्रा और परवेश वर्मा भी शामिल। रामलीला मैदान पर तकरीर। मोहम्मद शमी के ODI क्रिकेट में 200 विकेट मुकम्मल। मिशेल स्टॉक के बाद तेजी से 200 शिकार करने वाले बॉलर। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। हमास ने 4 इस्राएली होस्टेजेस की लाशों को इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी समझौते के तहत इन लाशों को हवाले किया गया। ये लोग गाजा में इसराइल के हमलों में हलाक हुए। बताया गया कि लाशों को खान यूनुस में हवाले किया गया। हमास ने कहा कि यह कदम सीज फायर का हिस्सा है। इनमें एक माँ और 2 बच्चों की लाशें हैं। इसके अलावा एक बुजुर्ग जर्नलिस्ट की भी लाश है। इस दौरान इसराइली फौज ने कंफर्म किया है कि उसे 4 लाशें मिल गई हैं। इसराइली मीडिया में कंफर्म किया गया कि 4 होस्टेजेस के ताबूत पहुंच चुके हैं। इसराइली फौज ने उन्हें हासिल किया। इस मौके पर एक तकरीब हुई और उन्हें याद किया गया। गाजा में इसराइल के हमलों में कम से कम 48,284 फलस्तीनी जाँ बहक हुए हैं, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे हैं। हमास ने कहा है कि जो लाशें हवाले की गई हैं, ये लोग डिटेंशन सेंटर्स पर इसराइली बमबारी में हलाक हुए हैं और इसके लिए इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जिम्मेदार हैं। हफ्ते को हमास ने कहा था कि उस सैकड़ों फलस्तीनियों के बदले 6 होस्टेजेस को रिहा करेगी। इसराइल और हमास फिलहाल जंगबंदी समझौते के पहले मरहले पर अमल कर रहे हैं। इस समझौते पर 19 जनवरी से अमल हो रहा है। अब तक 1100 फलस्तीनी कैदियों के बदले 19 इसराइली होस्टेजेस रिहा किए गए हैं। पहले मरहले के बाद भी 58 इसराइली होस्टेजेस गाजा में रहेंगे। इसराइली फौज ने कहा कि बाकी 34 होस्टेजेस मर चुके हैं। हमास ने इसराइली होस्टेजेस के रिश्तेदारों से कहा है कि हम आपके बच्चों को जिंदा भेजना
چاہتے تھے لیکن اسرائیلی فوج نے نتنیاہو کے حکم پر بمباری کرتے ہوئے انہیں ہلاک کیا. 4 اسرائیلی ہوسٹیجز کی لاشیں حوالے کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا گیا. حماس نے کہا ہے کہ اس نے ہوسٹیجز کی زندگیوں کو بچانے کے لیے بھرپور کوششیں کی. حماس نے کہا کہ مجرم نتنیاہو آج لاشوں پر رو رہا ہے لیکن ان کی موت کے لیے وہی ذمہ دار ہے. بیان میں کہا گیا کہ ہم انہیں زندہ لوٹانا چاہتے تھے لیکن آپ کی حکومت اور فوج نے انہیں زندہ واپس لانے کے بجائے مارنا پسند کیا. حماس نے کہا کہ قیدیوں کا تبادلہ ہی اسرائیلی ہوسٹیجز کو زندہ واپس کرنے کا ایک راستہ ہے. ایجپٹ کے صدر عبدالفتاح السیسی غازہ کے بارے میں بات چیت کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں. حال ہی میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک منصوبہ پیش کیا. انہوں نے تجویز پیش کی کہ غازہ کے فلسطینیوں کو ایجپٹ اور جارڈن میں بسایا جائے اور جارڈن کی دوبارہ تعمیر کی جائے, لیکن دونوں ملکوں نے اس منصوبے کو رد کر دیا ہے. دوسرے عرب ملکوں نے بھی اس تجویز کو ناپسند کیا ہے. تب سے عرب ملکوں میں زبردست سرگرمیاں ہو رہی ہیں. عرب ملک 4 مارچ کو قاہرہ میں غازہ کی دوبارہ تعمیر کے بارے میں ایک منصوبے پر غور کرنے والے ہیں. یہ منصوبہ ڈونلڈ ٹرمپ کے غازہ منصوبے کے طور پر بنایا گیا ہے. اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں. عرب لیڈرز غازہ کے بارے میں ایک سٹینڈ لینے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں. اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے فارا ریفیوجی کیمپ میں 3 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا. وفا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ یہ واقعہ 4 شنبے کی رات پیش آیا. اسرائیلی فوج توباس کے قریب ان کے گھروں کو گھیر چکی تھی اور فائرنگ کی جس میں یہ لوگ ہلاک ہوئے. اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ یہ 3 فلسطینی دہشت گرد تھے جن کی تلاش تھی. ان میں 2 فلسطینیوں کی پہچان احمد نبیل اور حکم محمد الخطیب کی حیثیت سے کی گئی ہے. یروشلم میں چاقو سے حملے کے ایک واقعے میں ایک یہودی آبادکار زخمی ہو گیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رشیا یوکرین امن بات چیت کی میزبانی کے لیے سعودی عرب کی تعریف کی ہے اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا ہے. ٹرمپ نے مایامی میں فیوچر انویسٹمنٹ سمٹ کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ جلدی سیز فائر ہو جائے گا. ٹرمپ نے کہا کہ یہ لڑائی 3 سال پہلے شروع ہوئی تھی. اگر وہ صدر ہوتے تو جنگ شروع ہی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ صدر یوکرین وولڈیمیر زیلنسکی نے امریکہ سے $350 بلین ایک ایسی جنگ کے لیے حاصل کیے جسے جیتا نہیں جا سکتا تھا. یہ جنگ شروع بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. سینئر امریکی عہدیداروں نے ریاض میں منگل کو رشیا کے عہدیداروں سے ملاقات کی تھی اور یوکرین جنگ ختم کرنے کے بارے میں بات چیت کی تھی. اس میٹنگ میں سعودی عرب کے سینئر عہدیداروں نے بھی حصہ لیا لیکن یوکرین کے کسی نمائندے کو نہیں بلایا گیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ زیلنسکی چاہتے تو اس میٹنگ میں حصہ لے سکتے تھے. امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے کہا کہ انہوں نے رشین عہدیداروں کے ساتھ 3 ٹارگٹ سے اتفاق کیا. اس میٹنگ میں رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے بھی حصہ لیا. اس دوران کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا ہے کہ رشیا جلد ہی امریکہ سے تمام معاملات پر بات چیت کرے گا. امید ہے کہ جلد ہی ڈونلڈ ٹرمپ اور رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کے درمیان ملاقات ہوگی. یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے برطانیہ کے سفیر سے ملاقات کرتے ہوئے صورتحال پر بات چیت کی. برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر اگلے ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کرنے والے ہیں. وہ غازہ جنگ ختم کرنے کے لیے یورپ کے رول کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے. ٹرمپ کے دوسری بار صدر بننے کے بعد سے یوکرین پالیسی میں تبدیلیوں سے صدر زیلنسکی اور یورپی ملک کافی ناراض ہیں. اس سلسلے میں یورپی ملکوں میں سرگرم بات چیت ہو رہی ہے اور کئی تجویزیں پیش کی جا رہی ہیں. حال ہی میں پیرس میں یورپی ملکوں کی کئی ہنگامی میٹنگز ہوئی ہیں. جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو. ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی نے قطر کے امیر شیخ تمیم سے ملاقات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران پڑوسی ملکوں سے اچھے تعلقات چاہتا ہے. قطر کے امیر نے ایران کا سرکاری دورہ کیا. انہوں نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات کی. قطر حماس اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر سمجھوتے میں ایجپٹ کے ساتھ اہم رول ادا کرتا رہا ہے اور اس سمجھوتے کے لیے دوسرے مرحلے کے بارے میں بات چیت کے سلسلے میں بھی وہ کافی ایکٹیو ہے. اس دوران قطر کے امیر کے دورے کے موقع پر ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کہا کہ ہمارے پڑوسی ہماری ترجیح ہیں. صدر پزشکیان نے کہا کہ قطر ایران کی خارجہ پالیسی میں خصوصی جگہ رکھتا ہے. ایران نے کہا ہے کہ وہ یورپی یونین کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے. ایران کے نائب وزیر خارجہ ماجد تخت راونشی نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ یورپی ملک اور ایران بات چیت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. انہوں نے اسرائیل اور امریکہ سے لاحق خطروں کے بارے میں بھی اندیشوں کا اظہار کیا. لبنان سرحد کے قریب اسرائیل کے یہودی آبادکار اپنے گھروں کو واپس ہونے سے انکار کر رہے ہیں. حالیہ جنگ کی وجہ سے میٹولا علاقے میں 70% گھر تباہ ہوئے ہیں. اب بھی لبنان سرحد پر پوری طرح سے امن قائم نہیں ہوا ہے. حالیہ عرصے میں اسرائیل پر جنگ بندیوں کی خلاف ورزیوں کے الزامات لگتے رہے ہیں.
डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के इलेक्शंस में अमेरिका की तरफ से दखल अंदाजी का अमलन इकरार किया है और इस सिलसिले में यूएस एड और जॉर्ज सोरोस की तरफ से इंडिया में पैसा लगाए जाने की बातें सामने आ रही हैं, जिसके बाद इंडिया में माहौल काफी गर्म हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है। दोनों के बीच लफ्जी जंग शुरू हो गई है। खबरों में कहा गया कि इंडिया और अमेरिका ने एक लिस्ट का तबादला किया है जिसमें बाज एनजीओज, इन्फ्लुएंसर्स, जर्नलिस्टों, स्कॉलर्स और थिंक टैंक्स का नाम शामिल है। इस सिलसिले में दोनों हुकूमतें काम कर रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या साल 2024 के लोकसभा इलेक्शंस पर असर डालने के लिए अमेरिका से कोशिशें की गईं? अगर ये खबरें सही है तो ये एक संगीन मसला है और सवाल यह है कि आखिर किसने इससे फायदा उठाया? अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने, जिसके चीफ एलन मस्क हैं, जो बाइडेन हुकूमत के दौर में 21 मिलियन की एक ग्रांट को बर्खास्त कर दिया है। ये ग्रांट इंडिया में वोटर टर्नआउट पर असरअंदाज होने के लिए थी। अमेरिका में बनाए गए इस नए डिपार्टमेंट ने बताया कि ये 21 मिलियन डॉलर 486 मिलियन डॉलर के बजट का हिस्सा थे। ये रकम इलेक्शंस और सियासी अमल को मजबूत करने के कंसोर्शियम को अलॉट की गई थी। अब इस बारे में अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि इस रकम से किसको फायदा हुआ, क्या बीजेपी को या कांग्रेस को या किसी और को। सोर्सेस ने बताया कि हुकूमत ने इस मामले का सख्त नोट लिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी महाज खोल दिया है। कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेरा ने एक्स पर सवाल किया कि अपोजिशन क्यों खुद को हराने के लिए रकम लेगी, लेकिन सरकारी सोर्सेस ने बताया कि अपोजिशन ये तासुर पेश करना चाहती थी कि जमहूरियत और दस्तूर खतरे में है ताकि उसे सियासी फायदा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 2024 में कर्नाटक में एक रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने दावा किया था कि इंडिया की बाज़ ताकतों ने दुनिया की बाज़ ताकतों से गठजोड़ किया है और उन्हें हराने की कोशिश की है। बीजेपी आईटी डिपार्टमेंट के चीफ अमित मालविया ने मोदी की तकरीरों और क्लिप्स का एक फुटेज जारी किया जो लोकसभा इलेक्शंस के दौरान उनकी तकरीरों पर मुश्तमिल है। इन तकरीरों में मोदी ने कांग्रेस पर बैरूनी ताकतों के साथ हाथ मिलाने का इल्जाम लगाया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले इंडिया में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर अलॉट करने के फैसले के बारे में सवाल उठाए। मायामी में एक समिट से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 21 मिलियन डॉलर वोटर टर्नआउट के लिए खर्च किए गए। हमें इंडिया में वोटर टर्नआउट के लिए 21 मिलियन डॉलर खर्च करने की क्या जरूरत थी? शायद कोई किसी को जिताना चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि नई दिल्ली दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वालों में शामिल है। दिल्ली में रेखा गुप्ता ने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ ले लिया है। वो पहली मर्तबा रुकने असेंबली बनी है। उन्होंने 6 वजीरों के साथ हलफ लिया। इसके बाद उन्होंने सेक्रेटेरिएट में काम भी शुरू कर दिया। जिन नए वजीरों ने हलफ लिया उनमें परवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र राज, कपिल मिश्र और पंकज कुमार सिंह हैं। अभी उन्हें पोर्टफोलियोज अलॉट नहीं किए गए हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी खातून चीफ मिनिस्टर हैं। इससे पहले बीजेपी की सुषमा स्वराज, कांग्रेस की शीला दीक्षित और आम आदमी पार्टी की आतिशी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। बीजेपी ने हालिया इलेक्शंस में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए आम आदमी पार्टी को शिकस्त दी थी और 26 साल बाद वापसी की थी। हलफबरदारी तकरीब रामलीला मैदान पर हुई। इस तकरीब में वजीर आजम मोदी, बीजेपी के सीनियर लीडर्स, वजीरों और एनडीए चीफ मिनिस्टर्स ने हिस्सा लिया। हलफबरदारी तकरीब में 10,000 लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हलफ लेने के बाद रेखा गुप्ता ने कहा कि बीजेपी हुकूमत तमाम वादों पर अमल करेगी जिनमें औरतों को 2,500 रुपए का अलाउंस भी शामिल है। इस दौरान विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली असेंबली का स्पीकर बनाने का फैसला किया गया। क्रिकेट फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 विकेट मुकम्मल कर लिए हैं। उन्होंने दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में बांग्लादेश के जाकिर अली को अपना 200वां शिकार बनाया। मोहम्मद शमी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा तेजी से 200 विकेट लेने के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। मोहम्मद शमी ने 104 मैचों में 200 विकेट लिए। वो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिशेल स्टॉक के बाद इस मामले में पाकिस्तानी स्पिनर सकलैन मुश्ताक के बाद दूसरे नंबर पर हैं। मिशेल स्टॉक ने 102 मैचों में 200 ओडीआई विकेट्स लिए थे। इंडिया की तरफ से वनडे इंटरनेशनल्स में 200 या 200 से ज्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर्स में अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ, जहीर खान, हरभजन सिंह, कपिल देव और रविंद्र जडेजा शामिल है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
रमजान की आमद पर नूरानी लिबास का शानदार सेल 5 फरवरी से 20 फरवरी तक रेडीमेड ड्रेसेस पर बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। जी हाँ, आपने सही सुना, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। टेक्सटाइल्स पर 1 मीटर की खरीदारी पर 1 मीटर फ्री। नूरानी लिबास के कुर्ते पजामे, पठानी सूट, टॉप, सदरी, शेरवानी, ब्लेजर्स, बच्चों और बड़ों के लिए नूरानी लिबास, 0 साइज से बड़े साइज तक। नूरानी लिबास के कपड़े बाय वन गेट वन फ्री ऑफर सिर्फ नूरानी लिबास, विजयनगर कॉलोनी और टोली चौकी शोरूम पर ही दस्तयाब। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuk Nagar. हमास ने 4 इस्राएली होस्टेजेस की लाशें हवाले की। कहा जिंदा छोड़ना चाहते थे, नेतन्याहू के हुक्म पर आईडीएफ ने हलाक कर दिया। सदर इजिप्ट सीसी गाजा पर बातचीत के लिए सऊदी अरब पहुंचे। ट्रंप प्लान के तोड़ पर मंसूबा पेश किया, एमबीएस से मिलेंगे। यूक्रेन पर अमन बातचीत की मेजबानी के लिए ट्रंप ने सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। कहा उम्मीद है जल्द सीज फायर होगा। शेख तमीम ने की खामनाई और पेज़ेशकियान से मुलाकात। ईरानी लीडर्स ने कहा पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। इंडिया में वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन खर्च किए गए। ट्रंप ने किया खुलासा, किसने फायदा उठाया। बीजेपी और कांग्रेस ने ट्रंप के बयान पर एक दूसरे के खिलाफ महाज खोल दिया। सियासी माहौल गर्मा गया। रेखा गुप्ता ने दिल्ली सीएम की हैसियत से लिया हलफ। कैबिनेट में कपिल मिश्रा और परवेश वर्मा भी शामिल। रामलीला मैदान पर तकरीर। मोहम्मद शमी के ओडीआई क्रिकेट में 200 विकेट मुकम्मल। मिशेल स्टॉक के बाद तेजी से 200 शिकार करने वाले बॉलर। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।